ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्विज रोज करते हैं, कल का मेरा क्वेश्चन क्या था, पर डे एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर अगले दिन रिप्लाई करते हैं। कल का क्वेश्चन नहीं था? अच्छा चलिए, कल का क्वेश्चन नहीं था तो आज हम पूछते हैं कि बताइए शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले दिन अगले क्विज में ज़रूर इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आज हम लोग घटना चक्र के साइंस के क्वेश्चन रीडिंग डालते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए माध्यमों में क्रमशः ध्वनि जो है, ध्वनि माध्यमों में क्रमशः फर्स्ट जल, इस्पात सेकेंड और थर्ड नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम, आरोही माने क्या होता है? बढ़ते क्रम। यानी सबसे कम किस में ध्वनि का चाल होगा? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी सॉरी ठोस में। किस में? ठोस में। यानी ध्वनि की चाल दोस्त सबसे कम किस में होता है? गैस में, उसके बाद द्रव में थोड़ा सा बड़ा होता है और उससे सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम किस में होता है? गैस में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते हैं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि कैसी तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है। बहुत शुक्रिया। देखिए वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? तो धातु में, यानी ठोस में। कह रहा है कि वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? धातु में। अगर शून्य कहेगा कि वेग किस में होता है तो निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? शून्य होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है, अर्थात सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें? इस्पात में। यानी निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? इस्पात में। ठोस, द्रव, गैस ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, वहीं वेग किसमें? ठोस में। बहुत बढ़िया। ठीक है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति हवा, ग्रेफाइट, पानी एवं लोहे में से अधिकतम रहेगी तो लोहे में। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा, ग्रेनाइट और पानी एवं लोहा में से लोहा में क्या रहेगा? ध्वनि की चाल क्या होगा? अधिकतम होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होगा। ध्वनि तरंगें होती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। जो ध्वनि तरंगें हैं ना, वह ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि आर पार नहीं कर सकती हैं तो निर्वात में। ध्वनि आर पार नहीं कर सकती है तो निर्वात में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है तो आवृत्ति, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है। यानी ध्वनि की आवृत्ति कभी चेंज। बहुत बढ़िया। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। यानी म्यूजिक कंसर्ट के लिए, अरे बाप रे मुस्कुरा रही है, ठीक है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है ना दोस्त, सिनेमा हॉल में गए होंगे या कोई भी मीटिंग हॉल होता है ना, तो उसकी दीवारों पर क्या होता है कि म्यूजिक कंसर्ट्स लगा होता है। यानी ध्वनि साउंड जो कंसर्ट्स होता है, यानी छोटा छोटा छिद्र वाला लगा रहता है ताकि आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर फिर टकराए नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो कह रहा है कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। जो म्यूजिक कंसर्ट्स लगा होता है ना, उसे ध्वनि का वो क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। यानी ध्वनि रिफ्लेक्ट होकर पुनः वापस नहीं आता है, जिससे आवाज़ टकराने की संभावना नहीं रहती है। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी? 17 मीटर। लड़की तेज है, कितना होना चाहिए भाई साहब? 17 मीटर। ठीक ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर। यानी 17 मीटर के बीच के अगर 2 व्यक्ति रहेगा ना तो वो स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ आएगा तब भी जब 17 मीटर की दूरी होगा। देखिए ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है
330 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल है और जहाँ पर वायुमंडल नहीं है अर्थात वहाँ निर्वात है और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। एक अंतरिक्ष इसीलिए कह रहे हैं भाई साहब, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि चंद्रमा पर पूछता है कि एक व्यक्ति खड़ा है और एक जगह बम फूटा, बम ब्लास्ट किया तो उसको कितना देरी बाद सुनाई देगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर है और कुछ दूरी पर बम फूटा तो उसको कितने देर बाद सुनाई देगा। तो चंद्रमा पर जो बम फूटेगा तो सुनाई उसको देगा, कहें कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर बात नहीं होगा हाय हेलो, ठीक है, कुछ नहीं। कहें कि ध्वनि के गमन माध्यम, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया। विकिरण संवहन तथा चालन में से वह जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। गलत है। क्या है? गलत है। यानी कम लंबाई की जो बांसुरी है ना उससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। यानी ध्वनि जो है ना वह शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। यह गलत है। क्या है? ये भी गलत है। यानी दोनों कथन गलत है, ठीक। देखिए सही कथन सुनिए। कह रहे कि परश्रव्य जो तरंगे होती हैं, कौन तरंगे? परश्रव्य तरंगे, ये कीड़ों को नष्ट कर देती हैं। बिल्कुल सही है। यानी जो परश्रव्य तरंगे हैं ना अल्ट्रासोनिक, ठीक है, परश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है कि परश्रव्य तरंगे ये कीड़ों को नष्ट कर सकता है, यह कीड़ों को नष्ट कर सकता है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। परश्रव्य तरंग के ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं या स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। यानी सभी कथन क्या है? सही है। सभी कथन सही है। कोई दिक्कत है? देखिए परश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यानी परश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। यानी मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। यानी सोनोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? परश्रव्य ध्वनि के। बहुत सुंदर। एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। कौन सी है? सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। वे कौन सी तरंगे निकालते हैं? पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, ठीक है। वे कौन सी तरंगे निकालते हैं? पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। इसलिए भाई साहब जो चमगादड़ नहीं रतिया में उड़ता है रूमों में, तो ये सब परश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालता है। करे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, सही कथन बोल रहा हूँ। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि जो है ना अपश्रव्य ध्वनि पर कंपन करता है, ठीक। एक होता है अश्रव्य, अपश्रव्य, अश्रव्य, ठीक है। अपश्रव्य कहने का मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कोई दिक्कत है? अश्रव्य मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से के बीच, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य। अश्रव्य सर, तो अश्रव्य जो है ना 20 हर्ट्ज से कम के आवृत्ति को क्या कहते हैं? अश्रव्य तरंगे कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन कर सकता है, ठीक। कह रहा है कि तीसरा मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो मैक संख्या है ना वह ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं।
प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब 1, 3 और 4 कथन सही है, यानी जितना कथन मैं बोला भाई साहब उतना क्या है? सही है। बहन साहब कोई दिक्कत है? सब क्या है? सही है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है तो ओजोन परत को। अगर पराध्वनिक जेट उड़ेगा ना तो उससे किसका नुकसान होगा? ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को। बहुत बढ़िया। देखिए कथन सुनिएगा। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। यह गलत है। यह गलत है। यानी जो समुद्र के तल के निकट अगर एक मैक संख्या पर वायुयान गति कर रहा है ना, समझ रही हो ना, उसका जो है उसकी तुलना में 15 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। और जो सतह पर है ना यानी समुद्र के तल में उसकी चाल क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है कि अगर माध्यम के ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी माध्यम का ताप अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में क्या होगा? वृद्धि होगा। आर्द्रता अगर कम होगा यानी आर्द्रता घटेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन सर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का हम बोल रहे हैं इधर से आप दाब डालिए, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई दिक्कत है? ध्वनि के चाल पर कोई दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पेपर में कई बार? कई बार? मुंह में कुछ हुआ है? बोलिए। एको बार ना। ठीक है, तो ये सब पेपर में पूछता है। ठीक, तब मुंह से बोलिए, यहाँ पर खाली बैठिए नहीं। ठीक ना, बोलना है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किससे? तो आयाम से। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती हैं? तो आयाम से। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। यानी डेसिबल जो है प्रयोग में लाया जाता है तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। ठीक ना, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती हैं वह है लगभग 30 डेसिबल के। कब कितने के? लगभग 30 डेसिबल के। यानी जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना तो उनके बीच की दूरी कितना होता है? 17 मीटर। कहता ना 17 मीटर। लेकिन अगर बात करें कि उनकी आवृत्ति कितनी होती है जहाँ से कि आप स्पष्ट रूप से सुन सकती हैं तो कितना? 30 डेसिबल। यानी 30 डेसिबल मिनिमम होना चाहिए तब आपका बात कोई सुन सकेगा। 100 डेसिबल का रॉ यानी नॉइज जो ध्वनि है, 100 डेसिबल का जो नॉइज है ध्वनि का प्रबलता स्तर संगम होगा किसमें? तो यंत्र कारखाने के शोर से। यानी अगर 100 डेसिबल का कोई नॉइज है ना तो वह कारखाना के शोर के बराबर होगा। अर्थात जो कारखाना होगा ना कंपनी, उसे 100 डेसिबल के नॉइज निकलता है। समझ रही हैं ना? कोई बात नहीं, मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बेवजह मुस्कुराया ना करो। ठीक है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल। यानी कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है बाबू? 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल। अगर किसी नगर की जो ध्वनि है ना, ध्वनि स्तर अगर 45 डेसिबल है तो समझिए कि उस नगर की जो ध्वनि प्रदूषण है वह क्या है? मेंटेन है, यानी बहुत बढ़िया है। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्यों के लिए शोर की वह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। यानी मनुष्य कितना तक शोर डेसिबल इंजॉय कर सकता है? तो 85 डेसिबल तक। यानी 80 डेसिबल तक, 85 डेसिबल तक आपका डीजे बजाने की इजाज़त होता है। लेकिन कोई मानता उतना पर नहीं हिलेगा भाई साहब कमर। समझ रहे हैं ना? उसके लिए थोड़ा सा वॉल्यूम टाइट चाहिए, बेस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसे इजाज़त आपको गवर्नमेंट देता है 80 से 85 डेसिबल तक ही। ठीक ना, जैसे डीजे के लिए परमिशन जाइएगा ना लेने के लिए थाना में, तो ज़रूर डेसिबल का यूनिट लिखेगा कि इतना डेसिबल से ज़्यादा आपको शोरगुल नहीं बजाना है। लेकिन कहाँ कोई मानता है।
ठीक है। मनुष्यों के लिए शोर के उसी सब में क्या करता है कि पुलिस पकड़ गया डीजे सहित, पता चला कि थाना में ढुका दिया। कहाँ पर ढुका दिया? थाना में, ठीक है। डीजे बाजेगा थाना में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मनुष्यों के लिए शोर की वह सीमा करीब करीब होती है तो 85 डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? 60 डेसिबल। यानी मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? वो तो 80-85 वो तो मैक्सिमम हो गया। अगर मानक स्टैंडर्ड बोला जाए कि कितना होना चाहिए तो 60 डेसिबल। कितना? 60 डेसिबल, ठीक है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान की पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। कोई दिक्कत है? यानी वायु की अपेक्षा ध्वनि के वेग क्या होती है कि ठोस में क्या होती है? अधिक होती है। देखिए कह रहे कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है? कह रहे कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है तो केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी में अंतर के कारण। जब सितार और बांसुरी को एक ही स्वर बजाया जाए, यानी सितार पर भी भाई साहब वही गाना बजाया जाए जो, यानी जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है किसके आधार पर? तो ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी में अंतर के कारण। ध्वनि गुणता यानी ध्वनि के क्वालिटी में अंतर के कारण। कोई दिक्कत है? ठीक, बहुत बढ़िया। एक सितार ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। बाप रे बाप, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन यह पूछा था कि एक सितार में, जो सितार होता है ना भाई साहब, एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ। सितार से कैसी? अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, अनुदैर्घ्य नहीं, याद रखिएगा। सितार से अनुप्रस्थ तरंगें निकलती हैं और कौन सा? अप्रगामी। अप्रगामी अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब, ठीक है। कथन ये सुनिएगा, अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। मतलब ध्वनि का परिवर्तन को ही कह रहा है कि अनुरणन। समझ में आ रहा है ना? यानी परिवर्तन जो है बड़े गिरजाघरों में नहीं होता है कि बड़े चके बिल्डिंग में अगर जाइएगा ना बोलिएगा तो ध्वनि का परिवर्तन वहाँ पर होता है, रिफ्लेक्ट होकर आप ही की आवाज़ बार बार, यानी इको साउंडिंग। समझ रहे हैं ना? या अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती हैं। सही है, सुनिएगा। कारण दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्तज ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, दोनों सही। यानी एक का कारण व्याख्या बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। देखिए, इंफ्रारेड किरणें, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है? तो रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती हैं, सबसे अधिक होती हैं। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है तो अवरक्त विकिरण तथा रेडियो तरंगों का। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई साहब एग्जाम में कि एक टीवी सेट चलाने के लिए जो रिमोट होता है ना, टीवी चलाने वाला घरवा में रिमोटवा नहीं आपके हाथों में होता है, तो वह जो है अवरक्त विकिरण तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। कौन सा? अवरक्त विकिरण और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है। अवरक्त किरण कहो या अवरक्त रे, ठीक है, और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसीलिए बारिश के मौसम में क्या होता है कि रेडियो तरंगों को वर्षा की बूंदें अवशोषित कर लेता है, जिससे झिलमिलाने लगता है टीवी यानी फ्रेश सिग्नल, यानी क्लियर विजिलेंस, फ्रेश सिग्नल नहीं आ पाता है। लो सिग्नल आने के कारण ही क्या होता है कि झिलमिलाता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। नहीं, ऐसा होता है क्या कि नाच कर चली गई तब अब गाना चालू भइल? ऐसा नहीं ना होता है। यानी जब आप लोग टीवी चालू करते हैं तो समाचार पढ़ता है, यानी न्यूज़ रिपोर्टर क्या करता है? समाचार पढ़ता है ना। समाचार पढ़ता है भाई साहब, तो वह समाचार पढ़ता है तो उसी समय दिखाता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिखा दिया तो अब समाचार अब चालू हुआ, ऐसा होता है नहीं ना। यानी दोनों साथ साथ होता है। तो ये तो आप लोग खुद जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है तो आयाम मॉड्यूलन द्वारा। मॉड्यूलन आ गया। मॉड्यूलन क्या करता है काम?
लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में। यानी मॉड्यूलन जो है लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, और डी मॉड्यूलन क्या करता है, डी मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में। अब मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। कोई दिक्कत है, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है तो आयाम मॉड्यूलन द्वारा। किसके द्वारा, आयाम मॉड्यूलन द्वारा। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति आरोपण होता है। कौन सी तकनीक है, तो आवृत्ति आरोपण। कह रहा है कि टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए, श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है, तो आवृत्ति आरोपण। क्या है, आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है तो इस स्टेशन पर प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी, तो 10 मेगाहर्ट्ज। कितना, 10 मेगाहर्ट्ज। कोई दिक्कत है। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र से बंकित हो जाती हैं। जो रेडियो तरंगें होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। ठीक, ये गलत है। क्या है, गलत है। रेडियो तरंगों की प्रकृति जो होती हैं विद्युत चुंबकीय होती हैं। आर क्या है, सही है। यानी जो रेडियो तरंगें होती हैं ना, तो वो कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे भाई साहब। ठीक, चलिए दोस्त आगे हम लोग इतिहास में बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सिख संप्रदाय, इतिहास में जो है सिख संप्रदाय है। ठीक, सारा चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद को। किसको, गुरु अंगद को। और गुरु अंगद को ही लाहना नाम से जाना जाता था। लाहना नाम से जाना जाता था। यानी गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था किसको, गुरु अंगद को। ठीक, अच्छा, गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला का सृजन किया था किसने, गुरु अंगद द्वारा। किसके द्वारा, गुरु अंगद द्वारा। यानी गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु अंगद द्वारा। किसके द्वारा, गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास ने। यानी पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने, तो गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी तो गुरु रामदास थे। गुरु रामदास। गुरु रामदास ने ही क्या किया था कि वही जो 500 बीघा ज़मीन दी है ना, उसी पर अमृतसर नगर को स्थापित किया। ठीक, वह सिख गुरु और उसी में क्या किया कि 500 बीघा में वो अमृतसर जलाशय का निर्माण किया। ठीक है, अमृतसर में अमृतसर जलाशय क्या, ओकरा अंदर हरमंदर साहब मंदिर स्थित है। ठीक है, तो सब लोगों ने अलग अलग काम किया। सुनिए, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी वह गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु अर्जुन देव के ही जहांगीर क्या किया था, फांसी की सजा दे दिया था। काहे कि एकर बेटा था जहांगीर के बेटा खुसरो। खुसरो के ही चढ़ा दिलन गुरु अर्जुन देव कि जाके अपने पिता से यानी जहांगीर से लड़ाई करो। ठीक है, खिलाफ, उसके खिलाफ। अब उसी के बारे में जान गए कि ये गुरु अर्जुन देव जो है उनको सहायता कर रहे हैं। इसके खिलाफ क्या किए कि उन्होंने यानी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था किसने, गुरु अर्जुन देव ने। किसने, गुरु अर्जुन देव ने। यानी आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था किसने, गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिसको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर जिनको कि मृत्युदंड दिया गया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है तो गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर कौन थे, तो सिखों के नवे गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है तो हेमकुंड। आओ ध्यान दीजिएगा, हेमकुंड पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। कौन पर, हेमकुंड पर। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था वह थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में। कब, 1666 ईस्वी में। कहाँ पर, पटना में। 1699 में इसने आदि ग्रंथ की रचना किया। किसने, कैलाश इसका
श्रृंखला एक होता है ना इस सब में, ठीक है। तो इसका भी रचना किया था किसने? गुरु ग्रंथ ने। 1699 ईस्वी में आदि ग्रंथ की भी रचना किया था। और इसको क्या किया कि 1708 ईस्वी में नांदेड़ गुजरात में क्या किया? गुलखा नामक पठान ने चाकू खोब कर मृत्यु की सजा। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। कोई दिक्कत है? यानी जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था वह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है वह कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह की। यानी वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। यानी नांदेड़ में है ना, नांदेड़ गुरुद्वारा है, नांदेड़ में गुरुद्वारा है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुआ था, गुजरात के नांदेड़ में। यहीं पर ना गुलखा नामक पठान खोप दिया क्या चीज़? चाकू, ठीक है। हाँ, तो पवित्र माना जाता है वह स्थल। तो गुरु गोविंद सिंह के महानता निहित हैं इसमें। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। यानी उसने सिखों की सैनिक यानी लड़ाकू रूप दिया, यानी सिखों के सैनिक व्यवस्था का किया? गठित किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु, ठीक है। वह गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ, कौन सा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना किया था। कौन थे? 1699 में किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। कब? 1699 में। सिखों के अंतिम गुरु पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। लक्षण देव, यानी बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। पूछेगा कि सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह। कौन था? दलीप सिंह, ठीक। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक दलीप सिंह। याद रखना, यह क्वेश्चन पूछ चुका है कितना बार एग्जाम में। देखिए, मराठा राज्य और संघ। मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या थे? तो धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा और राजनैतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। यानी मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या थे बाबू? तो धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, ठीक। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में। सलहार के युद्ध में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। कब? 1627 में। 1680 में मृत्यु। वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था अफजल खां था। कौन था? अफजल खां। यानी वह सेनानायक यानी कौन था? तो अफजल खां, जिसने बीजापुर के सुल्तान ने जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। वह कौन है? आगरा। यानी शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। कौन है वह? आगरा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में, ठीक। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पर? तो रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है, यानी चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, यही शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी। यानी शिवाजी के राज्य दरबार में अष्टप्रधान था, यानी अष्टप्रधान था, ठीक। उसमें 8 कौन थे? तो विद्वान थे, 8 मंत्री थे, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे। कौन कौन से अधिकारी थे भाई? तो देखिए, पेशवा अमात्य, वाक्यान्विश, शुरून्विश, सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति या सर ए नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश, ठीक है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी तब मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में शिवाजी के समय में सरनोबत का पद संबंधित था किससे? तो सैन्य प्रशासन से। किससे? सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह था सुमंत। यानी शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। कौन था? सुमंत था। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी तो रुपया, लौरी एवं टक्का। यानी रुपया, लारी
एवं टक्का। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी कौन सी? तो रुपया, लारी और टक्का। रुपया, लारी और टक्का। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। किसने? बालाजी विश्वास ने। यानी संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है तो देखिए बालाजी विश्वनाथ सबसे ऊपर, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। ठीक है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, ठीक, फिर माधवराव, ठीक है, और फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव। कोई दिक्कत है? सही कालानुक्रम है तो संभाजी सबसे पहले, उसके बाद राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर छत्रपति साहू जी। यह कालानुक्रम यानी शासन करने का काल था। मराठा साम्राज्य में पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बनाया गया 1750 ईस्वी में। यानी मराठा साम्राज्य में पूछेगा कि पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बनाया गया कब? 1750 ईस्वी में। कब? 1750 ईस्वी में। ठीक है। एक परिसंघ बनाया गया था। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे तब पेशवा की इच्छा पर। साहू के जो उत्तराधिकारी थे ना वह निर्भर थे किस पर? तब पेशवा की इच्छा पर। किस पर? पेशवा की इच्छा पर। ठीक है। मुगल साम्राज्य के, देखिए साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे पेशवा की इच्छा पर। अच्छा जी, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे कौन सा? तो मराठा। यानी मुगल के बाद पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में किसने उभरा था? मराठा ने। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथ में। किसके हाथ में? ताराबाई के हाथ में। कहें कि 1707 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध हुआ और 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1707 में खेड़ा के युद्ध जो था ना वह साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें ताराबाई साहू के चाची थी, वो हार गई। तब जाके 1708 ईस्वी में साम्राज्य का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। ठीक है। उसी युद्ध के उपरांत। ठीक ना? खुद ही कहते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। वह कौन था? तो काशीराज पंडित। कौन था? काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था किसने? अफगानों ने। किसने? अफगानों ने। यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने। पानीपत के तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को। वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र था तो नजीब खान। कौन था? नजीब खान। वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र था नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा होता था? तो मराठों के अभिलेखों द्वारा। मराठों के अभिलेखों द्वारा। यानी मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो मराठों के विलेखों द्वारा। मराठों के विलेखों में। ठीक है। आइए दोस्त, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्त। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।